हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरवीओएनएल TG2 इसरो की परीक्षाओं के लिए सेल एंड बैटरी टॉपिक के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो थ्योरी थी उसको कवर किया गया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम इसकी कुछ थ्योरी रिमेनिंग रह गई थी उसको कवर करेंगे, और इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को भी इस टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यूपी आरवीएनएल TG2 और इसरो की परीक्षाओं के लिए ये डेडिकेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेक्चर सीरीज है। तो इसका अगर आप जितने भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसकी जो क्लास है वो आज 6 नंबर की क्लास है, कल इसकी 5 नंबर की क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 क्वेश्चन यूपी आरवीएनएल में पूछे जा सकते हैं। हमारी जो क्लास है वो डेली इवनिंग में होती है 5:30 पर लाइव, तो आप इसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि 5 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, जो टेक्निकल जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, इनको PDF फॉर्मेट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसके पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट हैं, तो आपके एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन बनते हैं टेक्निकल, तो इस तरीके से 750 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है यूपी आरवीएनएल के लिए डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जो कि बिल्कुल जो पैटर्न रहता है उसके एनालिसिस के आधार पर भी बनाई गई है। इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप मैसेज कीजिएगा और इसके लिए आपको 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा, तो इससे आप जुड़ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के 100 PDF नोट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे भी आप जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको जितने भी टॉपिक हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, उसमें आपको कंप्लीटली थ्योरी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो भी नए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो जिस पैटर्न पर आपको पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये जो PDF कोर्स है। इसके अलावा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की और किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ के जो है एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं और उनके द्वारा जो फीडबैक दिया गया है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि ये काफ़ी उनके लिए मददगार है। तो आज जो क्लास है इसमें हम कल तक ये सारी चीज़ें कवर कर चुके थे, ठीक है। आज की क्लास में हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमारा सेल की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि जो एक्यूमुलेटर सेल होता है हमारा, एक्यूमुलेटर सेल कौन से थे? सेकेंडरी सेल थे। क्योंकि देखिए सेकेंडरी सेल का यूज़ हम कर सकते हैं बार बार। इनको पहले चार्ज किया जाता है, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसको इनसे एनर्जी ले सकते हैं, फिर जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर इनको स्टोर, यानी कि जो एनर्जी है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेल का जो यूज़ है, बार बार रीयूज़ किया जाता है, वो सेल होते हैं हमारे सेकेंडरी टाइप के सेल। अब यहाँ पर सेकेंडरी टाइप के सेल हैं तो इनकी कैपेसिटी की बात करते हैं कि जो सेकेंडरी सेल है इसकी कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी ऑफ एन एक्यूमुलेटर सेल। तो कैपेसिटी का मान लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कोई भी आपके पास कोई ऐसी वस्तु है, जैसे मान लीजिएगा कोई आपके पास बर्तन है, तो उसमें कितना जो सामान है या इसमें जो भी वस्तु है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर एक मेरे पास कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें कितनी क्षमता है इसकी ये पानी भरने की, तो यही इसकी कैपेसिटी कही जाती है। ठीक वैसे ही सेल के अंदर जो ऊर्जा हम इसमें आवेशित करते हैं, यानी कि जब इसको चार्ज करते हैं तो उस टाइम पर उसमें कितनी ऊर्जा को उसके अंदर दिया जा सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है, उसी को सेल की कैपेसिटी या फिर इसको संचायक सेल की धारिता कहते हैं। क्योंकि चार्ज तो हम केवल सेकेंडरी सेल को ही कर सकते हैं, प्राइमरी सेल को तो हम चार्ज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये संचायक सेल के लिए कहा गया है। तो इसकी जो कैपेसिटी है उसका जो मेजरमेंट होता है वो आवेश की उस मात्रा से किया जाता है जो निरावेशित से पहले हम उस सेल को चार्ज करने के लिए देते हैं। समझिएगा इस बात को कि जैसे हमारा सेल है उसको हम निरावेशित कर रहे हैं। निरावेशित करने का मतलब उससे जब हम बैटरी यानी कि उससे ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन उससे ऊर्जा लेने से पहले उसको चार्ज तो करना होगा ना। तो जैसे हम उसको चार्ज करते हैं तो उस चार्ज में जो ऊर्जा, जितना आवेश, जितना उसमें चार्ज हम देते हैं, उसी को सेल की कैपेसिटी कहा जाता है। फिर से समझिएगा इस बात को कि सेल को जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि डिस्चार्ज करने से पहले उसे चार्ज करना होगा हमें पहले। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मेरे पास एक बर्तन है, इसमें खाली है ये बर्तन पूरी तरीके से, तो अगर इस बर्तन से मुझे पानी निकालना है
तो पहले हमें इस बर्तन को भरना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो इस बर्तन को भरते किससे, हम पानी से भर रहे हैं। ठीक वैसे ही सेल में जब हम अपना जो इसको चार्ज करते हैं, जो आवेश करते हैं, आवेश देते हैं, तो वो आवेश की वो मात्रा होती है कि कितना इसमें आवेश स्टोर हो सकता है, उसी को सेल की धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ एन एक्यूमुलेटर सेल कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको चार्ज करने के लिए जितनी आवेश की जरूरत होती है वही आवेश होता है सेल की धारिता के बराबर। इसको मेजर किया जाता है तो हम मेजर करते हैं इसको एम्पियर घंटा में, यानी कि एम्पियर हावर में इसको मेजर किया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 एम्पियर आवर जो बराबर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 घंटा। तो यहाँ पर 1 एम्पियर ही रहेगा। अगर घंटे को सेकंड में बदलना है तो ये 3600 हो जाएगा, और फिर इस तरीके से आ जाएगा कि ये 3600 कूलाम, यानी 1 एम्पियर घंटा जो होता है वो 3600 कूलाम होता है। तो यहाँ पर आपका 1 एम्पियर घंटा कितना होगा, 3600 कूलाम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सेल से 40 एम्पियर जो करंट है वो लेना चाहते हैं तो कितने, यानी कि 40 एम्पियर जो करंट है वो, इसका अर्थ ये है कि लेना चाहते हैं तो ये 1 एम्पियर की धारा के अंतर्गत 40 घंटे तक हमें इसका करंट दे सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमने किसी सेल को जब चार्ज किया तो उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी थी वो 40 एम्पियर घंटे थी, यानी कि 40 AH थी। ठीक है, इसको AH में मेजर करते हैं तो ये 40 AH थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब चार्ज हो गया, हालांकि जो सेल होते हैं वो 100% इनकी जो है वो एफिशिएंसी नहीं होती है। आपको अलग अलग सेल में बताई हुई है कि जो हमारा सीसा संचायक सेल था उसकी 70% एफिशिएंसी थी, और जो हमारा नीफे सेल था उसकी 50% एफिशिएंसी थी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर इस सेल की एफिशिएंसी, इसकी जो दक्षता है वो 100% है, मान लो जितना हमने इस सेल को चार्ज करने में अपनी ऊर्जा दी उतनी ही ऊर्जा हम ले लेते हैं। एक समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर हम इसको मान लेते हैं, मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे जैसे हमने चार्ज किया इस सेल को, तो चार्ज करने में हमें टोटल जो एनर्जी लगी वो 40 एम्पियर आवर लगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 100% एफिशिएंसी है, 100% दक्षता वाला सेल है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, 1 एम्पियर की धारा को 40 घंटे तक ले सकते हैं, या फिर 0.4 एम्पियर की धारा को 100 घंटे तक भी लिया जा सकता है। समझिएगा इस बात को, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एम्पियर घंटा जो निकल के आ रहा है उसका मतलब यही होता है कि सेल से हम जो उसको स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे उसमें कितनी कैपेसिटी रहती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसके जो यूजेस होते हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी होती है कि सेल जल्दी खराब ना हो जाए, इसके लिए हम इससे कम धारा ज्यादा समय तक लेते हैं। यानी कि ज्यादा धारा कम समय तक लेना सही नहीं है। अगर हम 40 एम्पियर घंटा इसकी क्षमता है तो 1 एम्पियर धारा हम 40 घंटे तक लेंगे, ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर हम इससे 0.4 एम्पियर की धारा 100 घंटे लेंगे, तो कम धारा लेनी है और ज्यादा समय तक लेनी है, तो ये यहाँ पर हो सकता है। इससे क्या होता है कि सेल जल्दी खराब नहीं होता है, और इसी को सेल की जो है एफिशिएंसी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि संचायक सेल की जो दक्षता, यानी कि इससे पहले हमने क्या कैपेसिटी देखा, अभी हम एफिशिएंसी देख रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी यानी कि दक्षता क्या है, दक्षता का मतलब ये होता है, किसी भी मशीन की दक्षता होती क्या है, किसी भी मशीन की दक्षता होती है कि उसका जो आउटपुट है, आउटपुट यानी कि जो भी हमें वो मशीन दे रही है, और जो भी उसका इनपुट है यानी कि जो भी एनर्जी हम उस मशीन को दे रहे हैं, इसका रेशियो ही क्या कहा जाता है, उस मशीन की दक्षता कही जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सेल की कंडीशन में भी होगा कि सेल की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, निरावेशन से सेल से प्राप्त ऊर्जा और आवेशन में सेल को द्वारा दी गई ऊर्जा। यानी कि निरावेशन के दौरान हम सेल से कितनी ऊर्जा ले रहे हैं, आवेशन के दौरान उस सेल में क्या ऊर्जा दी जा रही है, उसी का जो अनुपात होता है उसी को सेल की दक्षता कहा जाता है। सेल से प्राप्त ऊर्जा आवेशन में उसे दी गई ऊर्जा से कम होती है, अतः सेल की दक्षता जो होगी वो हमेशा 1 से कम होगी। जैसे अभी आपको बताया था कि जो संचायक सेल है उसकी दक्षता 70% होती है, और नीफे सेल की दक्षता जो होती है वो 50% होती है। 100% किसी भी सेल की दक्षता नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है हमारी किसी अन्य कारण में। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी जो दक्षता होगी वो इस तरीके से होगी। इनके पॉइंटों को याद रखिएगा, ऐसा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो काफ़ी इजी टाइप का है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है कि वो सेल जो है वो कितना आउटपुट दे रहा है, यानी कि कितनी आउटपुट में एनर्जी दे रहा है, और जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी कितनी लग रही है हमारी, उसी के अनुपात को सेल की दक्षता कहते हैं। जब इसे अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इसे मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं,
तो ये हमारा परसेंटेज में कैलकुलेट होकर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से मतलब होता है कि जो हमारा सेल है अब किसी ना किसी प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है। बहुत अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। मान लीजिएगा ये हमारा सीसा संचायक सेल है, इसमें जो दो प्लेटें हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, वो लेड से बनी होती हैं, यानी कि पीवी से बनी हुई होती हैं। तो इनका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसके अंदर जो विद्युत अवगट्य है उसका कुछ जो भी उसमें चल रहा है उसकी वजह से कुछ ना कुछ वहां पर रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। तो जो सेल के अंदर खुद का ही रेजिस्टेंस होता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच उपस्थित जो विद्युत अवगट्य है वो क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने लगता है, यानी कि विद्युत धारा उतनी अच्छे से नहीं फ्लो हो पाती है। उसी रुकावट की वजह से उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध होती क्या चीज है? बेसिकली प्रतिरोध है वही चीज जो किसी ना किसी कारण को, किसी ना किसी को फ्लो होने से रोकती है। जैसे आमतौर पर जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने से उसमें रोकता है। तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध हर जगह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है आपका आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध को हम मेजर किससे करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस ही होता है, पर इसको हमेशा स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये जो स्मॉल आर आप देख रहे हैं इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं तो आगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ये जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर और यहाँ पर E/B-1। यहाँ पर एक एक चीजें आपको बताएंगे आगे चल के। सबसे पहले हम यहाँ पर सेल का जो प्रतिरोध है वो किस किस फैक्ट पर डिपेंड करता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये जो फॉर्मूले में यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं इनका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जो भी हमारा सेल है उसके इलेक्ट्रोड जो है वो कितने दूर हैं इसकी दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर दोनों इलेक्ट्रोडों की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड हैं जो बने हुए हैं उनकी दूरी पहले कम थी तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध था वो कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो इनका मूवमेंट हो रहा है, जो विद्युत अवगट्य में आयन उपस्थित हैं वो जब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो उनमें कम समय लगेगा जाने में, तो इस वजह से क्या होगा, सेल का प्रतिरोध भी कम होगा। लेकिन जब अगर क्या होगा, इलेक्ट्रोड की दूरी हमने ज्यादा कर दी, मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रोड यहाँ था अब यहाँ पर हो गया, तो इसके अंदर जो आयन है उसको जाने में ज्यादा समय लगने लगेगा। तो इसका मतलब यही है कि जैसे ही अगर दोनों इलेक्ट्रोडों की दूरी जितनी ज्यादा होती जाएगी उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि ये इसके कैसा होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब कि ये वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर इनका दूरी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो उस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर ये चीज आपको समझनी होगी कि जैसे ही हम इसके इलेक्ट्रॉनों को दूरी को जो बढ़ा देते हैं तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? अभी आपको बताया है कि इसके जो आयन है सेल के अंदर, जो विद्युत अवगट्य है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके आयन जो है वो उनका मूवमेंट हो रहा होता है उसके अंदर। अगर दूरी बढ़ती है तो फिर उनको ज्यादा डिस्टेंस जो दूरी है उसको कवर करनी होती है, तो उसकी वजह से इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेकंड है यहाँ पर कि विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, यानी जो हमारे इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में डूबे हुए थे कुछ इस तरीके का, मान लीजिएगा हमारा एक सेल है, इसमें जो विद्युत अपघट्य है वो इलेक्ट्रोड पहले से इस तरीके से डूबे हुए हैं। अगर इनका क्षेत्रफल जो है बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिएगा मैंने पहले इतना था अब इसको इतना कर दिया, इसकी जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा दिया, जो इलेक्ट्रोड है उसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा कि जो आयन यहाँ पर उपस्थित थे, जो विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन उपस्थित थे, अब उनकी जो दूरी है वो कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसमें क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जो पहले सेल की क्षमता है, सेल का आकार है वो तो उतना ही है, पर उसके इलेक्ट्रोडों को अगर आप बढ़ा देते हैं, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वहां पर आपके जो इलेक्ट्रोड हैं उनके क्षेत्रफल के बढ़ने की वजह से इन आयनों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी वही बात आ गई है कि कम दूरी तय करने की वजह से इसका विद्युत प्रतिरोध जो होगा, आंतरिक प्रतिरोध, वो कम हो जाएगा। तो ये कैसा होता है, अगर आप यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोडों को बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा कि आपके जो विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोड हैं उसकी वजह से अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, कि जो एरिया होता है इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का, उसको अगर आप देखते हैं, अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो आपका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है इसमें।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी आपको यहाँ पर बता भी दिया है कि कैसे होता है, तो आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरीके से आप वहां पर समझ पाएंगे अपने क्वेश्चन को। आगे है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अब विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होती है? देखिए, सांद्रता का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पर हमारा सेल है उसमें जैसे हमने कोई विद्युत अपघट्य यूज किया, मान लीजिएगा हमारा सीसा संचायक सेल ही है और उसमें हमारा जो विद्युत अपघट्य होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 होता है। तो सांद्रता से मतलब है कि वो जो सेल जो H2SO4 है वो कितना गाढ़ा है, यानी कि उसकी सांद्रता कितनी ज्यादा है। मान लीजिएगा अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर मान लो सेल में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शुद्ध पानी जो है वो यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सेल में क्या होता है कि वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी वजह से पानी बनता है और वो उड़ जाता है पानी, यानी कि वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है। तो इसलिए हम इसमें डिस्टल वाटर यूज करते हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी जिसे आशुद्ध जल कहा जाता है, जो बिल्कुल प्योर होता है, किसी तरीके से इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो मान लीजिएगा वो पानी है और फिर उसमें हम हाइड्रोजन जो हमारा H2SO4 है उसको मिलाया गया है हमने। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिएगा 1 लीटर पानी में हम यहाँ पर H2SO4 की जो मात्रा है, फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 लीटर में हम H2SO4 जो है वो कितना मिला रहे हैं, 10 ग्राम मिला रहे हैं, और दूसरे सेल में हम 1 लीटर में क्या कर रहे हैं कि 20 ग्राम मिला रहे हैं अपना H2SO4। तो क्या होगा, किस सेल की आपको जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्यादा लगेगा? इस सेल जिसमें कम आपका H2SO4 मिला है उसका जो होगा आंतरिक प्रतिरोध वो ज्यादा होगा। क्या होगा? वो ज्यादा होगा। जबकि जिसमें आपने ज्यादा मिलाया इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, जिसमें आपने ज्यादा H2SO4 मिला दिया उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम होगा। तो इस तरीके से सेल की सांद्रता पर भी निर्भर करता है कि जब आपका जो बैटरी होती हैं जो कि सीसा संचायक सेल की बनी हुई होती हैं, और उसमें क्या होता है कि जब इसलिए बार बार उसमें जो H2 जो है H2O आपने देखा होगा कि इसकी मात्रा बिल्कुल लगातार चेक करती रहनी चाहिए हमें कि पानी इसमें कम ना हो जाए। अगर आशुद्ध जल कम हो जाता है तो सेल की जो कैपेसिटी है वो घटने लगती है। क्यों घटती है? क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। तो ये सांद्रता पर डिपेंड करता है कि जब हम उसमें H2SO4 जो हमारा अम्ल मिला हुआ है, विद्युत अपघट्य जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर वो कम सांद्र होता है तो फिर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे यहाँ पर है कि ताप। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सेल का जो टेम्परेचर मान लीजिएगा कहीं पर रखा हुआ सेल है और पहले यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था उस कमरे का, फिर यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, तो क्या होगा? सेल जो है अगर आप तापमान बढ़ा देते हैं, तापमान के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन है उनका मूवमेंट तेज हो जाएगा, वो बहुत तेज गति से, यानी कि पहली जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था उसकी अपेक्षा 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ज्यादा तेज गति से मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे की ओर चलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किस तरीके से जो है वो घटता है, बढ़ता है, किन किन कारणों पर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित जो इसका फॉर्मूला है और यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले में जो वैल्यू लिखी हुई है उसका क्या काम है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या होता है? जिस सेल, जैसे आपका ये सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया, लेकिन जो सेल जिस परिपथ से जुड़ा हुआ है, मान लीजिएगा यहाँ पर कुछ परिपथ लगे हुए हैं, कुछ अप्लायंसेस लगे हुए हैं, तो उनका पूरा का पूरा प्रतिरोध क्या है? वो आर होता है। ई क्या होता है? ई होता है इस सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रोनों पर जो जितना वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा और अच्छे से क्लियर कर देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिएगा ये हमारा सेल है, अब इसके विद्युत वाहक बल की बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर उपस्थित जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसको विद्युत वाहक बल कहेंगे। फिर इसके बाद एक परिपथ जोड़ दिया है, परिपथ को जोड़ने की वजह से क्या होगा कि इस परिपथ की वजह से यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल मान लीजिएगा प्लस लग रहा है, यहाँ पर माइनस लग रहा है, तो इस पूरे परिपथ का अपना खुद का क्या होगा? प्रतिरोध होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दो टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। इन दो टर्मिनल्स पर वोल्टेज कम होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? विभवांतर, यानी कि इसको वोल्ट कहा जाता है। जो कि नीचे वैल्यू आपको जो V लिखी हुई है वो यहाँ पर V है, और E की वैल्यू जो यहाँ पर सेल के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो E होता है, और परिपथों के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो V होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
तो इस तरीके से सेल का ये प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध के लिए। और E/B-1 ये आपका फॉर्मूला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो सेलों का संयोजन, सेल को किस प्रकार से जोड़ते हैं। सेल देखिए, सेलों का संयोजन किया जाता है। सेल के संयोजन का मतलब होता है कि जैसे अगर जो सेल होते हैं वो छोटे छोटे सेल होते हैं, हर सेल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई सेल 2 वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट से ज़्यादा कोई सेल जहाँ तक नहीं होता है। तो सेलों को क्या करते हैं हम, ज़्यादा वोल्टेज बनाने के लिए या फिर ज़्यादा करंट बनाने के लिए सेलों को जोड़ देते हैं, उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो सेलों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके आधार पर ये जो सेलों का कॉम्बिनेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो है आपका श्रेणी क्रम में, पहले सीरीज में सेलों को जोड़ा जाता है, जोड़ सकते हैं हम। दूसरा यहाँ पर समानांतर क्रम में, और तीसरा यहाँ पर मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम कुछ नहीं है, इन दोनों को मिला करके जो क्रम बना है उसी को मिश्रित क्रम कह दिया है, कि कुछ सेल पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, कुछ सेल यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ दिए, और उस तरीके से जो सेलों का संयोजन बना वो मिश्रित क्रम में कहलाया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके 2 ही हो जाते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इन दोनों को आपको बनने लगा जोड़ते हुए तो फिर आपका तीसरा अपने आप आपसे बनने लगेगा। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम को देख लेते हैं। श्रेणी क्रम यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सेल कुछ इस तरीके से जोड़े जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख रहा होगा आपको, ये आप देख सकते हैं कि पहला सेल जोड़ा, फिर उसके दूसरे टर्मिनल को इससे जोड़ा, फिर इससे, इस तरीके से जो जोड़ते हैं हम उसको हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये क्यों जोड़ा जाता है, देखिए जब हमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वोल्टेज वाला जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमें वोल्टेज बढ़ाना होता है तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, जब वोल्टेज हमें बढ़ाना है तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब हमें करंट बढ़ानी है तब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है अभी, कि जब हमें सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारी करंट बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम श्रेणी क्रम को देख लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया है, पूरा ड्राइव नहीं किया है, ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पर ड्राइव भी करवा देते, पर वहाँ पर टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का जो सेल होता है उनका संयोजन, जो करंट बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, I बराबर NE। N क्या होगा, कितने सेल यहाँ पर जोड़े गए हैं उसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पर 3 जोड़े गए हैं तो N की जगह हम 3 रख देंगे। E की मान, E जो है, E का मतलब क्या हुआ कि इन सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है, उसके मान को E कहा गया। R का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा, बाह्य प्रतिरोध जो हो गया वो कितना हो गया, तो वो R हो गया, यानी कैपिटल में R हो गया। और स्मॉल r क्या है, इन सेलों का, अलग अलग सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू हो गई। और n क्या है कि ये कितने सेल हैं, यानी 3 सेल हैं तो उसके लिए हम n की वैल्यू। तो टोटल जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो I बराबर बन जाता है कि NE अपॉन R प्लस NR। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो सेल हैं इनका संयोजन से एक संबंधित क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 केस होते हैं। केस मतलब यहाँ पर 2 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी स्थिति बनती है, सबसे पहले एक स्थिति को जानते हैं कि जो स्मॉल r है, स्मॉल r का मतलब क्या बताया था कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अगर कम है किससे, कैपिटल R से, यानी कि कैपिटल R जो बाह्य परिपथ लगा हुआ है उसका प्रतिरोध ज्यादा है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से। तो क्या होगा कि बैटरी में बहने वाली जो धारा है, एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी हो जाती है, अर्थात इस स्थिति में बहने वाली धारा जो होती है वो अधिकतम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा केस सेकंड में ये है कि R अगर ज्यादा है, R जो स्मॉल r है वो अगर आपका ज्यादा है किससे, कैपिटल R से ज्यादा। कैपिटल R क्या है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, स्मॉल r क्या है आपका जो सेल है उसके आंतरिक प्रतिरोध। तो जब इस स्थिति में होते हैं तो क्या होता है कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो ये जब ज्यादा हो जाता है तो बैटरी से जो बहने वाली धारा है वो एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है, अर्थात इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि अगर मान लीजिएगा सेल का जो प्रतिरोध है, ठीक है, सेल का जो प्रतिरोध है उस समय क्या होता है कि अगर जो सेल का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है, उनका आंतरिक प्रतिरोध अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम फिर श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं।
तब हमें उसको अगर जोड़ना होता है तो फिर हम समांतर क्रम में उसके अनुसार जोड़ लेते हैं, जो भी कैलकुलेशन आती है उसके अनुसार। और सेलों को श्रेणी क्रम में उस समय जोड़ना चाहिए जबकि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य बिल्कुल कम हो, बिल्कुल लो हो। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट होता है समांतर क्रम संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। सेलों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं वो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सेल जो है उसके टर्मिनलों को एक पॉइंट पर सभी टर्मिनलों को जोड़ दिया जाता है, तो ये समांतर क्रम में संयोजन हो जाता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क ये है कि NE तो वही है, यहाँ पर आपने पहले में देखा था कि जो ये N था वो यहाँ लगा हुआ था, अब जो N है वो यहाँ लग गया है, तो आगे पीछे हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, इस पॉइंट को कि NE प्लस अपॉन NR प्लस स्मॉल r। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन बनती हैं कि जो r है, अगर r स्मॉल r जो है वो छोटा होता है कैपिटल R से, या फिर इसको दूसरी तरीके से कहा जाए जो कैपिटल R है वो बड़ा होता है स्मॉल r से, मतलब कि जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बिल्कुल नगण्य होता है, नगण्य का मतलब लगभग कम होता है, तो बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर ही होती है। यानी जो इस कॉम्बिनेशन से धारा मिलेगी वो कितनी होगी, वो एक सेल से जो एक मान लीजिएगा इसमें से किसी इंडिविजुअल सेल से मिल रही थी धारा उतने के बराबर ही होगी। तो इस स्थिति में हमें इस सेल को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है और इस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जब अगर इस जो कैपिटल R है वो आपका कम होता है स्मॉल r से, तो हम सेल को फिर कैसे जोड़ देते हैं, सब पैरेलल ही जोड़ देते हैं। पैरेलल जोड़ने से क्या होता है कि इसमें धारा हमारी बढ़ जाती है, n गुनी हो जाती है। n गुनी का मतलब जितने सेल लगे हुए हैं उतनी ही गुनी यहाँ पर धारा बढ़ जाती है। पर कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो कैपिटल R है वो कम होना चाहिए सेल के स्मॉल r से, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अब क्वेश्चंस को, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। आपने 2 दिन से काफ़ी थ्योरी पढ़ ली है और सारी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा दी है। तो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए। अब आप भी यहाँ पर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बताइएगा एक एक करके सारे आंसर्स को, ताकि आपका यहाँ पर टेस्ट हो सके। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि जो डेनियल सेल है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर पूछा गया। देखिए मैंने आपको एक एक करके सभी सेलों की जो आंतरिक प्रतिरोध है उनको सेल के टाइम पर ही पढ़ाया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि जो डेनियल सेल है वो किस प्रकार का सेल है। डेनियल सेल जो होता है वो हमारा जो सेल है उसका टाइप होता है आपका, डेनियल सेल होता है आपका किस प्रकार का सेल, ये है आपका प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल जो है उनका आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है। इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो लगभग कम ही होता है, निम्न के आसपास ही होता है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हर सेल के आसपास अगर आप देखेंगे तो 0.1 0.2 इसके आसपास ही आपका इस तरीके का प्रतिरोध होता है जो कि इसके आंतरिक प्रतिरोध के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन निम्न यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि डेनियल सेल में होता है। डेनियल सेल में यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं, इनके बारे में बताया गया है कि डेनियल सेल में इसमें से क्या ऐसी स्थिति बनती है। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि बाष्पीकरण, यानी कि इसमें वेपराइजेशन होता है, यानी कि जो पानी यहाँ पर जो भी आपने जल भरा हुआ है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, क्या वो बाष्पीकृत हो जाता है सेल की, यानी कि सेल के संचालन से। ऐसा नहीं कि बाहरी वातावरण के तापमान से, नहीं, सेल के संचालन से क्या बाष्पीकृत होता है। तो डेनियल सेल में ऐसा नहीं होता है। ये बाष्पीकरण होता है किसमें, सीसा संचायक सेल, जो द्वितीय प्रकार का सेल होता है ना, उसमें जो हमारा सीसा संचायक सेल होता है उसमें ये बाष्पीकरण की घटना होती है। इस डेनियल सेल में बाष्पीकरण की कोई घटना नहीं होती है। सेकंड है यहाँ पर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवण होता है। जी हाँ, डेनियल सेल में पोलराइजेशन होता है और ये मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन वो घटना होती है जब आपका जो सेल है उसके अंदर जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य घुले हुए हैं, तो विद्युत अपघट्य घुले होने की वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पर इनके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और वो हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड, यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके यहाँ पर चारों ओर चिपकने लगती है, जिससे क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की गति कम हो जाती है और गति कम होने की वजह से सेल का जो विद्युत वाहक बल है या इसका वोल्टेज जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है। इसी घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। तो डेनियल सेल में क्या होता है, तो डेनियल सेल में पोलराइजेशन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन मतलब होता है यहाँ पर आपका जो सब्लिमिकेशन होता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि जो आपका कपूर होता है वो सीधा सीधा क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। पहले यूजुअली क्या होता है कि सारी घटनाएं जो होती हैं पहले ठोस होगा, फिर द्रव में बदलेगा, फिर गैस में बदलेगा, लेकिन कपूर यहाँ पर द्रव में नहीं बदलता, सीधा गैस में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऐसी घटना भी नहीं होती हमारे डेनियल सेल में। हमारे डेनियल सेल में यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि टॉर्च में जो आप प्रयुक्त करते हैं सेल वो कौन सा सेल होता है? तो टॉर्च में है जो हम सेल यूज करते हैं वो ड्राई सेल होता है। जो भी आपके टॉय खिलौने हो गए, जो भी आपकी घड़ियां हो गई, रिमोट हो गए, इस तरीके से जो सेल होते हैं उनमें जो हम सेल यूज करते हैं उनको ड्राई सेल ही होते हैं, वो एकदम ड्राई होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, ड्राई सेल। इसके बाद आगे देखते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल की आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर पूछा गया है। सिल्वर जो ऑक्साइड सेल है उसका आउटपुट वोल्टेज आपसे पूछा गया है कि लगभग कितना होता है, तो उसका आउटपुट वोल्टेज होता है आपका 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वोलेटाइल सेल का जो बर्तन होता है वो किससे बना हुआ होता है? सबसे पहले आपको बताया था, जब हमने थ्योरी बताई थी तब आपको बताया था, एक सिंपल वोल्टेज सेल के बारे में बताया था कि सिंपल वोल्टेज सेल होता है, पर उससे पहले एक वोलेटाइल सेल बनाया गया था, वोल्टा के द्वारा बनाया गया था। तो उनने क्या किया था कि एक बर्तन को पहले एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर लिया, सॉरी एक जो इसका क्या बोलते हैं, यानी कि इसके पोल की तरह ही यूज कर लिया था कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रोड की तरह बर्तन को ही यूज कर लिया था। तो ये जो वोलेटाइल सेल है उसमें जो बर्तन है वो किसका बनाया जाता है? ओके, तो यहाँ पर फिर इसके बाद क्या हुआ कि वोलेटाइल जो पहले वोल्टा जो थे वो उसको इस तरीके से कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले बर्तन को बनाया था, लेकिन उसमें क्या है, कुछ कमियां आ गई थी। कमियां इस तरीके से आ गई थी कि जो इसका इलेक्ट्रोड है वो इसमें टच होने लगे था, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से क्या किया कि वोल्टाइल जो सिंपल वोल्टीय सेल है उसमें क्या किया गया कि बर्तन को पहले इन्होंने क्या किया कि बर्तन को ही कुछ इस तरीके से इस धातु का या ऐसे पदार्थ का यूज किया गया कि बर्तन जो हो वो पूरी तरीके से कुचालक की भांति कार्य करे, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चालकता का गुण ना हो। और ऐसा किस पदार्थ में होता है? तो ऐसा होता है आपके कांच में। तो इसलिए वोल्टाइल जो सेल होता है उसमें जो बर्तन बना हुआ होता है वो कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ड्राई सेल की जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो आपको सारे सेलों के बारे में बताया था कि पॉजिटिव जो पोल होता है, यानी कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो किससे बनता है। हर एक सेल का अलग अलग होता है, लेकिन अगर ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल में जो ऋणात्मक प्लेट होती है, नेगेटिव जो प्लेट होती है वो जस्ता से बनती है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो सारे सेलों में जो प्लेट बनी थी ना वो जस्ता से ही बनी थी। प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जस्ता यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वोलेटाइल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्न में से क्या काम में लेते हैं? वोलेटाइल सेल की बात की जा रही है, यहाँ पर सिंपल वोल्टीय सेल की बात की जा रही है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी कि विद्युत अपघट्य होता है वो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यूज किया जाता है। तो इसमें विद्युत अपघट्य आप यूज करते हैं वो क्या होता है आपका हल्का गंधक अम्ल, यानी कि H2SO4 जो होता है उसी को हम गंधक अम्ल भी कहते हैं। और ये डाइल्यूट होता है, बहुत ही पतला होता है, ज़्यादा इसकी सांद्रता नहीं रखी जाती है, इसीलिए इसको हल्का कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका कैसा? हल्का गंधक अम्ल। अब इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना चाहिए कि जितने भी प्रकार के सेल हैं उनमें कौन कौन सा विद्युत अपघट्य यूज किए जाते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेक्लांसी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किस, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार किस रूप में क्या काम करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज आपका लेक्लांसी सेल में होता है वो यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइएगा। लेक्लांसी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कौन सा यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। आपको बताया हुआ है थ्योरी में भी, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ है रुक रुक कर धारा प्रवाहित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जिस सेल में रुक रुक करके धारा हमें प्राप्त होती है वो कौन सा सेल होता है? वो होता है हमारा लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से इसमें जो है इसकी जो रासायनिक गति है वो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें रुक रुक करके हमें करंट मिलती है। इसलिए इसका यूज जो है ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर रुक रुक कर करंट की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट यहाँ पर है सीसा अम्ल सेल किस सेल का उदाहरण है? सीसा संचायक सेल या सीसा अम्ल सेल कहते हैं इसको। ये होता है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वे सेल होते हैं जिनको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्राथमिक सेलों का जीवन काल होता है। प्राथमिक सेल, प्राइमरी जो सेल होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? कम होता है। एक बार यूज कर लिया तो फिर उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि सीसा अम्ल सेल के आवेशन के दौरान अपघट्य का तापमान किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर कुछ कंडीशन पूछी गई है कि जो आपका सीसा अम्ल सेल होता है उसका जो अपघट्य है उसका तापमान किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो 50 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम 50 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर पीबीओ जो होता है ना उसकी प्लेटों पर वो पिघलने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ओके नेक्स्ट है यहाँ पर एक आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। इस रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित पूछा है कि कौन से सेल में ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली याद रख सकते हैं, जब आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड जो पदार्थ हैं वो किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, क्या पदार्थ यूज किया जाता है, तो उसी टाइम पे आपको बताया था कि जो सीसा अम्ल सेल होता है उसमें पीबी यानी कि लेड का यूज किया जाता है जिसको हम सीसा कहते हैं। ठीक है, तो ये पीबी यूज किया जाता है। इससे मतलब ये होगा कि ये पीबी ऐसा कुछ लिख रहा है आपको, तो ये किससे संबंधित होगा? ये आपका सीसा अम्ल सेल या सीसा संचायक सेल से संबंधित होगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि सीसा अम्ल सेल में संक्षारण का प्रभाव ना होने के लिए डैश की परत चढ़ाई जाती है। सीसा अम्ल सेल जो है उसमें अगर किसी भी प्रकार का संक्षारण ना हो, कोई केमिकली संक्षारण ना हो, तो उसके लिए किसकी परत चढ़ा दी जाती है? उसके लिए उस पर वैसलीन या जो पेट्रोलियम जेली होती है उसका यूज कर दिया जाता है, उस पर उसको लेपित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बैटरी की जो एम्पियर आवर में जो दक्षता है उसको किस फॉर्मूले से निकाला जाता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला आप देख रहे होंगे कि बैटरी जो है उसकी एम्पियर दक्षता आपसे पूछी गई है। तो इसकी एम्पियर जो दक्षता होती है वो होती है एम्पियर घंटा निरावेशन और एम्पियर घंटा आवेशन इंटू 100। अभी अभी आपको बताया हुआ है कि जो निरावेशन होती है उसके बटे में आवेशन होता है। निरावेशन जब हम डिस्चार्ज करते हैं, आवेशन जब हम चार्ज करते हैं, तो उसका जो रेशियो होता है वही एम्पियर आवर में यहाँ पर लिख दिया है, फिर यहाँ पर 100 कर दिया है, तो ये परसेंटेज में हो गया। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बैटरी के आवेशन की विधि नहीं है। बैटरी के यहाँ पर आवेशन की विधि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें से कोई भी विधि जो है वो बैटरी के आवेशन की विधि, ओके यहाँ पर बैटरी के आवेशन की विधि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो बैटरी के आवेशन की विधि हैं वो तीनों होती हैं। स्थिर धारा आवेशन भी होता है, स्थिर वोल्टा आवेशन भी होता है, ट्रिकल आवेशन भी होता है। तो ये तीनों की तीनों बैटरी की आवेशन विधियां होती हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि ये तो तीनों होती हैं बैटरी के आवेशन की विधि। तो नहीं वाला क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन कर देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक पूर्ण आवेशित सेल की जो हाइड्रोमीटर में रीडिंग होती है वो क्या होती है? अब यहाँ पर हाइड्रोमीटर जो है वो एक नया यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आया है। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी भी सेल की सांद्रता को मेजर करना होता है, सांद्रता आपको बताया हुआ है कि किसी भी सेल में जो हमने विद्युत अपघट्य घोला गया है उसकी मात्रा कितनी होती है, ये बताने के लिए उसकी सांद्रता में मेजर किया जाता है। तो एक पूर्ण आवेशित सेल से बारे में पूछा गया है कि अगर पूरी तरीके से आवेशित हो जाता है कोई सेल, तो उसकी जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर में सांद्रता कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो उसकी हाइड्रोमीटर में जो सांद्रता होती है वो 1.300 यानी कि 1.3 के आसपास आपकी इसमें सांद्रता होती है। आगे क्वेश्चन है कि अर्ध आवेशित सेल के हाइड्रोमीटर में रीडिंग कितनी होती है? अगर ये तो पूरा तरीके से चार्ज था तब पूछा गया था, ये आधा चार्ज है तब यहाँ पर पूछा गया है। तो आधे चार्ज में जो हाइड्रोमीटर पर रीडिंग होती है वो भी आपकी कितनी होगी? वो हो जाती है आपकी 1.280। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर आपका आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके घनत्व को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि सेल की जो कैपेसिटी या फिर सेल का जो चार्ज या डिस्चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो इसी से यानी कि ज्ञात किया जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग यूनिट होती है वो कितनी होती है?
यानी कि हाइड्रोमीटर जो है रीडिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने कुछ भी मेजर किया, जैसे लंबाई मेजर की, तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, या कुछ भी जो भी पैमाने लेते हैं उसके अनुसार। तो इसी तरीके से पूछा गया है कि हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग होती है वो किस में मेजर करती है। देखिए ये घनत्व को मेजर करता है, वो भी आपेक्षिक घनत्व को मेजर करता है, तो ये यूनिट लेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीसा अम्ल सेल और क्षारीय सेल निम्न में से किस प्रकार के सेल के उदाहरण हैं। तो सीसा अम्ल सेल और क्षारीय सेल जो होते हैं वो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं। आपको बताया है जो हम लोग अपने मोबाइल फोन में बैटरी यूज करते हैं वो लिथियम आयन बैटरी होती है, जो कि क्षारीय सेल के अंतर्गत आती है। जो घरों में आपके इन्वर्टर वगैरह, जो कार या फिर मोटर वगैरह में यूज होती है, वो सीसा अम्ल सेल के अंतर्गत आते हैं। और दोनों जो सेल होते हैं वो चार्ज या डिस्चार्ज किए जा सकते हैं, तो जो चार्ज या डिस्चार्ज किए जाते हैं वो सेकेंडरी सेल कहे जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सीसा अम्ल सेल में आंतरिक लघु परिपथ से बचने के लिए लगाते हैं, सेपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि उसके अंदर ही एक कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, यानी सेल में जो है शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो छोटे छोटे सेपरेटर बनाए जाते हैं, अलग अलग बॉक्स बनाए जाते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे सेल लगाए जाते हैं, फिर उस सभी सेलों का कॉम्बिनेशन करके पूरी तरीके से बैटरी बना दी जाती है, तो ये सेपरेटर लगे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सीसा अम्ल सेल में प्लेट का जो संयोजक होता है वो किससे बना हुआ होता है। प्लेटों का जो संयोजक होता है, प्लेट जो बनी हुई होती है वो कैसे बनी होती है, वो बनी होती हैं आपकी शुद्ध शीशे से, पीवी से बनी हुई होती हैं। फिर उसके बाद पीवीओ यानी कि लिथार्ज उसमें भर दिया जाता है, पीवीओ उसके अंदर भरा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बैटरी की वाट घंटा दक्षता तुल्य होती है। बैटरी की वाट आवर में आपसे यहाँ पर कैपेसिटी पूछी गई है, तो बैटरी की वाट आवर जो कैपेसिटी होती है वो आपसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आप डी ऑप्शन देख रहे हैं ना, डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर, तो ये दोनों होते हैं डी और बी, तो ए और बी, इसलिए यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आगे है विद्युत सप्लाई फेल हो जाने पर उपयोग में ली जाने वाली बैटरी कौन सी है। विद्युत सप्लाई फेल हो जाती है तो जो बैटरी यूज ली जाती है वो है सीसा अम्ल सेल। रेलगाड़ियों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी कौन सी है, वो भी सीसा अम्ल सेल। स्थिर बोल्टता आवेशन की विधि के द्वारा बैटरी की दक्षता हो जाती है। स्थिर आवेशन बोल्टता विधि के द्वारा जो आपकी बैटरी की दक्षता है वो यहाँ पर पूछी गई है, कितनी हो जाती है, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, तो ये हो जाती है आपकी कम। यहाँ पर आपकी स्थिर बोल्टता आवेशन विधि जो है, वोल्टेज अगर आप लगातार देते रहते हैं, स्थिर कांस्टेंट देते रहते हैं, तो फिर उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अक्सर जो बैटरियाँ सेकेंडरी बैटरी होती हैं वो ट्रिकलिंग चार्ज, यानी कि उनसे ट्रिकलिंग मेथड से चार्ज किया जाता है उनको, जैसे कि हमारा यूपीएस या इन्वर्टर में होता है कि लगातार उसमें करंट देते रहते हैं, और जब एक बार फुल चार्ज हो जाती है तो फिर वो करंट को आपको देने लगती है। इसके बाद है यहाँ पर बैटरी की छड़ों को जिस द्रव में डुबो कर रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहा जाता है। सेलों का संयोजन होता है, सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में भी होता है, समांतर क्रम में भी होता है। स्थिर वोल्टेज के लिए सेल में पदार्थ काम में लिया जाता है। स्थिर वोल्टेज के लिए सेल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज मिले, इसके लिए आप सेल में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर बनता है वो है आपका मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड का यूज किया जाता है सेल से, अगर हम कांस्टेंट हमें वोल्टेज चाहिए तो। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे सीसा अम्ल सेल में प्लेट संयोजक बने होते हैं। ओके, ये तो फिर से हो गया, रिपीट हो गया। ओके, दो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी सेल की लोड रहित अवस्था में विद्युत वाहक बल का मान 1.56 वोल्ट, यानी कि ये क्या है, ई है। इसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट जो है वो लोड रजिस्टर है, तो ये आर बराबर कितना है, 5 है, और 1.26 वोल्ट है, यानी कि बी बराबर कितना होगा, तो 1.26 वोल्ट। इसका आंतरिक रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज आपको बता दी है। ये जो ई है वो सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज होता है, उस परिपथ के टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो वी होता है, और जो उस परिपथ का रेजिस्टेंस होता है वो यानी कि कैपिटल आर, यानी कि परिपथ का रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको बताना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ही बताया हुआ है कि लोड रहित ईएमएफ यानी कि ई बराबर जो था वो कितना था, 1.56 वोल्ट था, क्वेश्चन में दिया हुआ था।
लोड पर वोल्टेज कितना था, 1.26 वोल्ट था, ये भी क्वेश्चन में दिया था। और लोड कितना था, यानी लोड रेजिस्टेंस कितना है, तो वो 5 वोल्ट है, ये भी क्वेश्चन में। सारी वैल्यू को हमने इसके आंसर के अनुसार रखा, इसको कैलकुलेट किया, तो जो हमारा आंसर बना वो कितना बना, 1.19 ओम बन गया। यहाँ पर आपका कितना आंसर आ गया, 1.19 ओम आपका करेक्ट आंसर बन के निकल के आ गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल जो है यानी ई बराबर जो है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है 0.2 ओम, और 16 सेल जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, 16 सेलों को उसमें सीरीज में जोड़ दिया है। यदि लोड का मान जो है वो 10 ओम है तो सर्किट की करंट को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सर्किट के करंट को आपको बताना है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि इसके सर्किट को करंट को कैसे निकालेंगे। तो ये है आपका यहाँ पर आंसर, आई बराबर एन ई आर प्लस एन आर। ई बताया था आपको 1.5, कितनी बैटरी लगी हुई है, 16 बैटरी लगी हुई है, उसका रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था। प्रत्येक बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना था, 0.2। यहाँ पर कितनी बैटरी थी, 16। किस तरीके से कनेक्ट थी, पैरेलली कनेक्ट थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने इस तरीके का फॉर्मूला लगाया। एक मिनट, यहाँ पर आपकी बैटरी कैसे कनेक्ट थी, ओके, बैटरी यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है, तो ये सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया और फिर यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर 1.18 एम्पियर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहा गया है कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर वैल्यू 2 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, उसमें 24 सेल जो है वो पैरेलली कनेक्ट है यानी कि समांतर क्रम में लगे हुए हैं। लोड का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो सर्किट में करंट आपको बतानी है। सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो सर्किट में करंट निकालने के लिए यहाँ पर भी आपका वैसा ही फॉर्मूला लगेगा जो आपको बताया था, आई बराबर एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि जो पैरेलली होते हैं उनके फॉर्मूले अलग होते हैं, और जो आपके सीरीज में होते हैं उनके लिए फॉर्मूले अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.199 एम्पियर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन होते हैं सेल एंड बैटरी से रिलेटेड। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जो क्लास होती है वो डेली इवनिंग में 5:30 पर होती है, तो लाइव जुड़िएगा इस क्लास को, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहाँ पर, इस तरीके से आंसर भी कीजिएगा। और इसी तरीके से हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज चलेगी। तो आई होप आपने वीडियो ज़रूर लाइक किया होगा, चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।